शामली से एक ट्रक चलकर लखनऊ के लिए जा रहा था और जैसे ही रास्ते में उस ट्रक ड्राइवर को भूख लगती है। वो ट्रक ड्राइवर एक मुरादाबाद में जगह लगती है कैच की पुलिया। बात कर रहा हूँ 24 जनवरी 2024 की। वो इस ढाबे पर रोककर आराम से खाना खाने के लिए रुका था। इसी बीच में पता चलता है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ जाते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। दरअसल उस ट्रक के अंदर कुछ पशु भरे रहे थे और यही सूचना फैल जाती है कि इसके अंदर गौवंश भरे हुए हैं। और देखते ही देखते जो छजलेट थाना इंचार्ज होते हैं उनके पास भी सूचना मिलती है। वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर पहुंचने के बाद वहां जाकर देखते हैं कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें शांत किया और शांत करने के बाद कहा कि अभी देखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद जो भी कुछ इनकी गलतियां होगी उनके बाद कार्रवाई करेंगे। जैसे ही ट्रक को खोला जाता है और ट्रक को खोलने के बाद देखते हैं उसके अंदर मुर्रा प्रजाति के कुछ भैंसे भरे हुए थे। और जैसे ही भैंसों को देखते हैं और उसके बाद हंगामा करने वाले शांत हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद फिर से हंगामा शुरू हो जाता है। कहते हैं कि कुछ न कुछ कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। जब बात कार्रवाई की आती है तो एसओ भी परेशान हो जाते हैं। अब बात कार्रवाई करें तो क्या करें, तभी उन पर एक धारा बनती है पशु क्रूरता अधिनियम की धारा। और जब पशु क्रूरता अधिनियम की धारा बनती है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो भी कोर्ट निर्णय देगा, इस एफआईआर करने के बाद कोर्ट देगा। इस बीच में जो जितने भी पशु होते हैं वो भी पशु किसी को सपुर्द करने के लिए जिम्मेदारी होती है एसओ की। अब एसओ ने अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन हंगामा करने वालों में एक व्यक्ति ऐसा था, उसने कहा जितने भी भैंसे हैं ये भैंसे हमारे सुपुर्द कर दीजिए, इन्हें हमें दे दो और जब जो भी कोर्ट के फैसला होगा हम उसे देखा जाएगा। तभी एसओ को लगता है कि अगर मैंने इस व्यक्ति को भैंसे दे दी कभी नहीं मिलेंगे। जबकि मुर्रा प्रजाति का जो भैंस थी एक की कीमत लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा थी, कुछ की कम थी। एसओ इस बात को देखकर घबरा जाता है। कहते हैं कि जहां मेरा मन करेगा, जहां कानून की बातें होंगी उस हिसाब से बात करेंगे, तुम्हें जबरदस्ती हम कोई पशु नहीं देने वाले। बस यहीं से उस व्यक्ति जो नेता था हंगामा करवा रहा था उसमें और एसओ में ठन जाती है। आगे जो होता है इस कहानी में उसकी कल्पना किसी ने नहीं की। और जहां जहां तक ये खबर इस कहानी की गूंज जाती है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है, न केवल अपने आंखों में बल्कि दुनिया की आंखों में, जहां जहां तक कि ये खबर फैलती है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं हूं प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद, उसी का एक थाना लगता है छजलेट। दरअसल छजलेट थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है चेतरामपुर। बात कर रहा हूँ 28 जनवरी 2024 की रात लगभग 10 बजे के आसपास। गांव के ही एक गरीब महिला होती है जिसका नाम होता है कमला देवी। दरअसल कमला देवी की घर के बाहर एक बहुत अच्छी सी गाय बंधी हुई थी। रात में 10 बजे के आसपास जब उनकी आंखें खुलती है तो उनकी गाय वहां से गायब हो चुकी थी। उस महिला ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया और जैसे ही महिला ने चीखना चिल्लाना शुरू किया है और गांव के लोग जाग जाते हैं और उसकी गाय को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद पता चलता है कि गांव के ही पास में गाय के अलग अलग टुकड़े पड़े हुए हैं। उसकी किसी ने हत्या कर दी है और बहुत निर्मम, बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी है। निर्मम करने के बाद जो हत्यारे थे वहां से भाग जाते हैं। अब देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जुट जाते हैं और जुटने के बाद यहाँ पर हंगामा शुरू कर देते हैं। इसके बाद इन्हीं हंगामा करने वालों में से जो लोग थे उन्होंने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको पहले ट्विटर बोलते हैं, अब एक्स के नाम से जानते हैं, उस पर वीडियो अपलोड किया। और अपलोड करने के बाद डीएम पुलिस प्रशासनिक के आला अधिकारी डीजीपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वो टैग करते हुए कहा कि देखिए इस इलाके के पुलिस क्या काम कर रही है और इस इलाके की पुलिस की नाक के नीचे यहाँ गौवंशों की हत्या की जा रही है और यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
जैसे ही ये ट्विटर पे वायरल हो जाता है, तो उसके बाद फिर प्रशासनिक अमले की आंखें खुलनी शुरू हो जाती है। वो परेशान हो जाते हैं। उच्च स्तरीय यानी कि लखनऊ से लगातार दबाव पड़ रहा था, तुम्हारे इलाके में इस तरह से गौवंशों की हत्या हो रही है। अभी इस 16 तारीख को हुई थी, उसके बाद अब 28 तारीख को हो रही है। आखिरकार तुम्हारी पुलिस कर क्या रही है? जैसे ही ये बात उच्च अधिकारी तक पहुंचती है, उच्च अधिकारियों में एसएसपी होते हैं हेमराज मीणा इस मामले की जांच पड़ताल देते हैं एसपी देहात संदीप कुमार मीणा को, जो कि राजस्थान के दौसा के रहने वाले होते हैं। साल 2018 आईपीएस बैच में उनका होता है और वो मुरादाबाद के एसपी देहात होते हैं। और जब उनको जांच दी जाती है, उनसे कहा जाता है कि पूरी ईमानदारी और पूरी निष्पक्षता के साथ इस मामले की जांच करिए। जो भी दोषी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब आईपीएस ऑफिसर ने इस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच करना शुरू की है और गांव पहुंच जाते हैं। वहीं चेतरामपुर, जहां पर कमला देवी की गाय की हत्या की गई थी, वहां जाकर बारीकी से जांच करने की कोशिश की। और वहां एक चीज को जब बारीकी से देखा गया तो पता चला कि एक लोअर पड़ा हुआ था। और लोअर को जब उठाकर देखा तो उसमें पर्स रखा हुआ है और पर्स के अंदर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। साथ ही एक व्यक्ति का उसमें फोटो था। और व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इसी चेतरामपुर के गांव के रहने वाला मकसूद होता है। अब पुलिस के लिए बहुत बड़ा आसान हो चुका था। पुलिस ने जितने जल्दी हो सका उस मकसूद को पकड़ा, गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर आते हैं। अब उससे सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं और वहाँ हाथ जोड़कर कहता कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है और मैंने किसी की हत्या नहीं की है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो पुलिस कहती है कि हर अपराधी कुछ ऐसी ही बातें करता है जिस तरह की तुम कर रहे हो। बस ये जानना चाहते हैं कि तुमने कब कैसे किया है, इसका पूरा खुलासा कर दो। और जब पुलिस उससे बार बार पूछ रही है तो वो एक ही बात बता रहा है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और कहता है कि जरा सोच कर देखिए, मैं गौवंश की हत्या भी करूंगा और साथ ही अपना फोटो, पर्स और मोबाइल नंबर भी वहाँ पर छोड़ के जाऊंगा। इसमें कौन सी समझदारी वाली बात है? पुलिस के थोड़े कान खटकते हैं और पुलिस सोचती है हाँ कुछ न कुछ तो बात है। तभी उससे पूछा जाता है कि तुम्हें कोई फंसाने के लिए ऐसा क्यों करेगा? तभी वो एक नाम लेता है। वो भी इसी चेतरामपुर गांव का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है साहबुद्दीन। कहता है कि साहबुद्दीन के भाई से कुछ दिन पहले झगड़ा हो गया था और पुलिस ने एनसीआर में मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन हमारे एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी थी जिसकी वजह से 308 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। और इसके बाद पुलिस ने अपनी ईमानदारी से कार्रवाई की, लेकिन साहबुद्दीन पे लगता है पुलिस उसकी बात सुनी ही नहीं। इसीलिए उसने चेतावनी दी थी कि मैं तुम्हें किसी दिन फंसा दूंगा। पुलिस को लगता है शायद यहाँ से साहबुद्दीन से कुछ न कुछ रास्ता निकल कर सामने आए, लेकिन पुलिस साहबुद्दीन को पकड़ने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की और वो पुलिस के सवालों के कुछ सही जवाब नहीं दे रहा था। और इसलिए पुलिस को लगने लगता है शायद यहीं से कुछ न कुछ रास्ता निकल कर आएगा। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा और उसने स्वीकार कर लिया कि उसने अपने दोस्त जमशेद के साथ मिलकर गोवंश की हत्या की है और उसने ही चोरी की थी और इस काम के लिए उसने कई लोग हैं जिन्होंने जिम्मेदारी दी। दरअसल वो साफ बता देता है। बजरंग दल का जिला प्रमुख होता है जिसका नाम मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित और गांव रसूलपुर गुज्जर का उसका रहने वाला होता है जिसका थाना काठ लगता है। साथ ही रमन चौधरी होता है जिसका गांव खानपुर मुजफ्फरपुर जो कि छठलैट थाना क्षेत्र के लगता है। ये भी बजरंग दल का कार्यकर्ता होता है। तीसरा नाम लेता है राजीव चौधरी जिसका गांव चक पचकोरा होता है जिसका थाना लगता है छठलैट। जब पुलिस के सामने इन तीनों लोगों का नाम लिया गया तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल 28 की उस रात में ये तीनों सबसे ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि मोनी बिश्नोई के ही नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था। और 29 जनवरी को जब थाना छठलैट पर काठ तहसील पर धरना प्रदर्शन हुआ था तभी मोनू बिश्नोई के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा था
और मोनू बिश्नोई प्रदर्शन भी कर रहा है और गोवंशों के हत्यारों को भी गिरफ्तार करने की मांग भी कर रहा है और वो पैसे देकर इन लोगों से गोवंश की हत्या करा भी रहा है। ये बात पुलिस को खटक रही थी और पुलिस को परेशान कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया, जो कि बजरंग दल के नेता होते हैं, जिसमें एक बिश्नोई सुमित, दूसरा रमन चौधरी, तीसरा राजीव चौधरी। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तब वो बताते हैं कि थानेदार उनकी सुनता नहीं है। जब थानेदार यानी छजलेट की जो थानेदार होता है सुनता नहीं है तो उन्होंने सोचा कि इनको फंसाने के लिए कुछ न कुछ काम किया जाए और यही कारण था 16 जनवरी 2024 को इसी शहाबुद्दीन ने अपने एक साथी नईम के साथ मिलकर सीकरी गांव, जो कि कांवड़ यात्रा का मार्ग भी बताया जाता है, जिस पर कांवड़ यात्रा निकलते हैं, जहां से आस्था के प्रतीक जो लोग निकलते हैं, कहीं कुछ ऐसा हंगामा खड़ा हो जाए 16 जनवरी को एक गौवंश की हत्या करने के बाद, जब वहां पर गौवंश के अवशेष फेंके गए थे तो पुलिस के लिए वाकई बहुत सरदर्द बन गया था। पुलिस ने एक ईमानदारी से काम करने के बाद न केवल शहाबुद्दीन को पकड़ा बल्कि जो उसमें जमशेद था, नईम, इन कई लोगों के नाम भी सामने आते हैं और उनके साथ साथ नाम आता है जो बजरंग दल के प्रमुख जिला प्रमुख होता है मोनू बिश्नोई के बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि 24 जनवरी 2024 को शामली से चलकर एक ट्रक लखनऊ के तरफ जा रहा था। पहले सूचना मिलती है कि उसमें गौवंश भरे हुए हैं, लेकिन बाद में ये पता करते हैं तो उसके अंदर मुर्रा प्रजाति के भैंसे भरे हुए थे जिनकी कीमत लाखों में होती है। और मोनू बिश्नोई ये चाहता था कि जितने भी भैंसे हैं उसके सुपुर्द में कर दिए जाएं। कोर्ट से जब लंबे समय में फैसला आता है तो कई बार होता है कि कई साल बीत जाते हैं और ये ऐसी स्थिति में अब मुर्रा भैंसे उसके हाथ में आ जाएंगे तो कई लाख रुपए के उसे एक साथ इनकम हो जाएगी, वो किसी को भी आराम से बेच सकता है, ऐसा पुलिस ने खुलासे में कहा। और जब एसएसपी हेमराज मीरा ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था सोशल मीडिया, अखबारों में, टेलीविजन पर जब ये खबर चल रही थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बजरंग दल के नेता जो गौवंशों की रक्षा करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे और तमाम तरह की आवाज़ें उठाते हैं, वही इन शहाबुद्दीन जैसे लोगों के साथ मिलकर गौवंशों की हत्या कराते हैं। और हत्या कराने के पीछे न केवल थानेदार को हटाना था, अगर थानेदार नहीं हटता तो शायद किसी और बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। लेकिन एसएसपी हेमराज मीणा ने जिस आईपीएस ऑफिसर को जांच दी थी वो संदीप मीणा आईपीएस ऑफिसर बहुत ईमानदारी के साथ जांच करते हैं और जांच करने के बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हैं। जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया था तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कई हिंदू संगठनों को नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस ने जानबूझकर मोनू बिश्नोई, रमन चौधरी और राजीव चौधरी को फंसाया है। हालांकि पुलिस ने ये दावा किया है, जो उन्होंने खुलासा किया है वो पूर्णतः सत्य है, सही है। उनके पास पर्याप्त सबूत हैं क्योंकि जो सीडीआर निकलवाई तो सीडीआर से शहाबुद्दीन और मोनू बिश्नोई आपस में बातचीत हो रही थी और साथ ही थाने में एक दरोगा होता है, उस दरोगा से भी इनकी बातचीत चल रही थी, जिस दरोगा का नाम शायद नरेंद्र कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल उसे दरोगा को भी सस्पेंड कर दिया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दिया है। हो सकता है वो बर्खास्त भी हो जाए। पुलिस का ये कहना है कि कोई भी आरोपी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, लेकिन उसे भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो गलत काम करेगा उसको गलत ही तरीके से उसके साथ पेश आया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि गिरने की ये तो लाख मुकाम होते हैं, ये क्या जो खोज की नज़रों से गिर गए। जिन लड़कों ने ये काम किया है वो आपको न केवल अपने परिवार में, समाज में, जहाँ जहाँ तक इनके खिलाफ ये बात जाती है वहाँ तक लोगों की नज़रों में ये पूरी तरह से गिर जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।